अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हों, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। नो नेट एक्सचेंज, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, अच्छा, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स अब हम पढ़ते हैं। तो होम्योस्टेसिस, आई एम श्योर, आई होप कि आपको एनिमल ज़्यादा याद होगा, जो हमने चैप्टर 5 में कवर किया था, जब हम टिश्यूज़ वगैरह करे थे, तो उसके बाद में होम्योस्टेसिस की बात की थी। तो होम्योस्टेसिस का एक्चुअली प्रोसेस क्या था, या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस का। तो वो ये है कि आप कैसे कोई भी जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है, या जब इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, तो उससे कैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करती है, कैसे आप इसके उसी के हिसाब से अपने आप को नॉर्मल पे रखते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी अगर है तो इतनी बॉडी गर्म हो गई, इतनी ज़्यादा जो है हमको गर्म हो गई कि आप अगर इंसानों की बात करूँ या एनिमल्स की बात करूँ, कि इतना तेज़ बुखार हो गया कि 10 डिग्री टेम्परेचर में ज़्यादा था, या अगर टेम्परेचर में बहुत सर्दी है तो आप बिल्कुल फ्रीज़ हो गए। तो उसको ना करना, या बॉडी के टेम्परेचर से साथ अडेप्टेबिलिटी होना, वो चीज़ से आती है होम्योस्टेसिस। तो अब ज़रा हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। प्लांट्स का हम इसमें ऐसे पढ़ेंगे इसको, कि कैसे आपके प्लांट्स जो हैं वो एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि जब हम एनिमल्स में यानी इंसानों में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या था, कैसे इंटरनल बॉडी चेंज करती है अपने आप को। या अगर बहुत गर्मी है तो ब्लड टेम्परेचर की बात की थी हमने, कि इंटरनली चीज़ें होती हैं, स्वेटिंग और सारी चीज़ें। यहाँ पर यह है कि कैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, या बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्श है, तो कैसे इंटरनल चीज़ों को नहीं, क्या कैसे प्लांट्स उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बिकॉज़ प्लांट ज़ाहिर है अपने आप को अंदर से तो चेंज कर नहीं सकते, या उनके अंदर कोई ब्लड फ्लो है, इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। प्लांट्स में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कि वो कितनी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, कितना वो वाटर वेपर्स रिलीज़ कर रहे हैं, कितनी वो मिल्टिंग नहीं हो रही। मिल्टिंग होती है कि बिल्कुल प्लांट्स से मुरझा जाना, कि वाटर की कमी से। तो वो सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस में हम डिस्कस करेंगे। So homeostasis in plants refers to the adjustment or adaptation of plants to varying degrees of environmental temperatures and availability of water and salts in the soil. ठीक है, यानी कि किस तरह से, कितना ज़्यादा, किस हद तक इन्वायरमेंट जो है उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपकी चीज़ों की टेम्परेचर, वाटर की अवेलेबिलिटी है, कितना आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स होती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस होम्योस्टेसिस की? तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। सर्वाइवल के लिए क्यों? मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत टेम्परेचर हाई हो गया, सनलाइट बहुत ज़्यादा हो गई, तो प्लांट्स जल ना जाएँ, प्लांट्स बिल्कुल अपने आप को बिल्ट ना कर जाएँ फ़ौरन किसी एक दिन की ज़्यादा धूप होने से। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस फॉर देयर सर्वाइवल। फिर ग्रोथ के लिए कि ज़ाहिर है ग्रो करना है, अगर बहुत ज़्यादा वाटर लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि प्लांट्स को बहुत पानी दे दिया हमने, तो अगर असल में बहुत पानी देने से भी प्लांट्स मर जाते हैं।
लेकिन अगर ऐसा हो गया कभी और आपके प्लांट में क्या हर दफ़ा मर जाते हैं प्लांट्स? नहीं मरते, वो थोड़ा-सा मतलब उस टाइम पे शायद उनको अच्छा नहीं लगा या मतलब उस वो उनके लिए अच्छा ना हो, लेकिन दे सर्वाइव दैट। तो ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए भी कि ज़ाहिर प्लांट्स का रिप्रोड्यूस करना होता है, वो अपने नए प्लांट्स बनाते हैं, लेकिन उनके फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए होमियोस्टेसिस बहुत ज़रूरी है। होमियोस्टेटिक मैकेनिज़म्स हेल्प प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि ये टेम्परेचर में जितने चेंजेस आ रहे हैं, उनसे रिस्पॉन्ड करना बाकी तो वजह से नहीं बताया मैंने, allowing them to survive in various climates. Homeostasis ensures that plants maintain adequate hydration levels, यानी कि बिल्कुल सही मेंटेन रहे उनका। ये बहुत ही गर्मियों में इस विल्टिंग इस वजह से होती है, वो हाइड्रेशन लेवल की कमी से हो जाती है, डिहाइड्रेशन से होती है। Homeostasis allows plants to respond to various stressors such as drought, salinity, pathogens and herbivores. Drought means जब पानी की बहुत कमी हो जाए, कहत सारी हो जाए कि बिल्कुल ही पानी नहीं है, और जैसे कभी-कभार होता है ना कि फार्म्स वगैरह के अंदर कि कई-कई हफ्तों, महीनों तक पानी नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से बिल्कुल प्लांट्स मर जाते हैं, दैट इज़ ड्राउट। तो उससे किस तरह से बचा बचा जा सके, सैलिनिटी होती है जब क्रॉप्स में जो आपकी फील्ड्स हैं, उनके अंदर जब सॉल्ट लेवल्स बहुत बढ़ जाएँ, दैट इज़ सैलिनिटी। पैथोजेंस जो है, पैथोजेंस होता है कि जर्म्स वगैरह आ जाना, ये जो बैक्टीरिया और सारी चीज़ें होती हैं, इवन मच्छर और जो खराब चीज़ें ना, पैथोजेंस इस तरह के होते हैं, वो उनसे। और हेर्बिवोर्स के कैसे प्लांट्स जो है बिकॉज़ अ, ग फॉर एग्ज़ाम्पल आप बकरे हैं, गाय हैं, ये सारी चीज़ें ये सारे एनिमल्स हेर्बिवोर्स होते हैं, इवन हॉर्सेस वगैरह भी, जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो अगर हेर्बिवोरस एनिमल कोई है, तो उनके सामने प्लांट्स कैसे बढ़ सकते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या करें उसके लिए? तो लाइक इसमें इन सब चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि होमियोस्टेसिस ज़रूरी है। तो होमियोस्टेसिस प्लांट्स को इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो कर plants can activate specific defense mechanisms to mitigate damage. It enables them to adapt to changing environmental conditions and maintain internal stability. यानी कि वो एनवायरनमेंट डिफरेंट हर तरह की कंडीशंस के साथ उनसे अडेप्ट कर पाए और मेंटेन कर सके अपनी अंदर की स्टेबिलिटी, यानी कि ऐसा ना हो कि फ़ौरन हर चीज़ के साथ बिल्कुल ही चेंज हो जाना, या अगर बहुत वाटर हो गया, सैलिनिटी हो गई, तो बिल्कुल ही उसके हिसाब से सॉल्ट से मर जाना, इस इन चीज़ों से बचना। दैट इज़ होमियोस्टेसिस, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू देयर इकोलॉजिकल सक्सेस। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब इसमें प्लांट जो है होमियोस्टेसिस करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनाता है। एक होती है एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं एक्सक्रीशन की, 4 हैं, 5 हैं कोई। तो एक है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू वाटर, थ्रू लीव्स, थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस एंड थ्रू रूट्स। ठीक है? तो एक्सक्रीशन से क्या होता है कि अनलाइक एनिमल्स, excretion in plants is a very broad term which encompasses the removal of anything from the plant body. Animals में excretion में क्या मतलब था कि आप यूरिन या फीसेस कर रहे हो, राइट? यही में मतलब एट टाइम्स गैसिव एक्सचेंज के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, लेकिन वो बहुत ही एक लिमिटेड चीज़ें थी कि बॉडी वेस्ट के ऊपर हम बात करते थे। यहाँ पर ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वेस्ट हो, कोई भी मतलब चीज़ जो आपकी बॉडी को प्लांट को नहीं चाहिए, उस सबसे अगर हम हटा रहे हैं अपनी प्लांट्स बॉडी से, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट एक्सक्रीशन मेंट। तो excretion which enhances the removal of anything from plant body. Plants have a different way of getting rid of waste compared to animals. Plants make various organic and inorganic compounds that they store for different reasons and remove when needed. Plants अपने बॉडी के अंदर मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट बना के रखता है, जिनको जब जरूरत होती है उनको निकल डालता है उससे। Following are different ways of excretion in plants. Excretion of carbon dioxide and oxygen. तो ये है गैस एक्सचेंज वाला, गैसियस एक्सक्रीशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रात को रिलीज होती है कि वो रेस्पिरेशन का वेस्ट होता है, जो कि प्लांट्स रात में रिलीज करते हैं ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज प्रोसेस। Similarly, oxygen is the waste of photosynthesis, which is excreted in daytime during the same gas exchange. तो यानी दो टाइप्स की एक्सक्रीशन, मतलब गैस के अंदर दो तरह की गैसेस एक्सक्रीट होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो दिन के टाइम इसमें रिलीज होती है जबकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रात में रिलीज होती है जब आपके पास वो हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है। देन एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, तो वाटर इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ऑफ बोथ फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, एंड इट इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोइल। यानी कि पानी जो है वो आप दोनों से फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन से भी लेते हैं, यूज होता है, और सॉइल में एब्जॉर्ब करके भी होता है। The excretion of water occurs through the plant body during the process of transpiration. वही ट्रांसपायरेशन पुल वाला आई होप याद होगा। तो इस प्रोसेस से प्लांट्स वाटर को निकाल देता है। अब ले तो बहुत तरह से प्रोड्यूस भी हो रहा होता है वाटर फोटोसिंथेसिस में, और एब्जॉर्ब भी हम कर रहे हैं, तो प्लांट्स में वाटर तो बहुत ज़्यादा होता है, और प्लांट में वाटर अच्छा खासा होना ज़रूरी भी है, मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्लांट्स अपने अंदर वाटर रखें। तो वो चीज़ जो है, लेकिन वो रिमूवल उसका जिस तरह होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स।
तो लीव्स के थ्रू कैसे होती है, तो ज़ाहिर लीव्स सबसे बड़ा लार्जेस्ट उनका ब्रॉड एरिया होता है लीव्स का, तो उनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होंगे, प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स दैट कैन स्टोर यूजफुल स्टफ और वेस्ट। समटाइम्स these stored substances can build up and form crystals in the vacuoles. These are key players in this process। यानी कि बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है प्लांट्स के उसके अंदर लीव्स के अंदर, तो वो एट टाइम क्रिस्टल्स बना लेता है वैक्यूल के अंदर। और इस प्रोसेस में मतलब गए आपके पास लीव्स जो हैं वो उसमें इंपॉर्टेंट होती है। होम्योस्टेसिस का काम ये है कि उसको निकाल सकें क्रिस्टल्स को जो बन रहे हैं। तो व्हेन द वैक्यूल्स आर लोडेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंटेड कंपाउंड्स दे टर्न येलो। यानी कि अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंट हो जाए तो वो येलो कलर हो जाते हैं। जैसे आप देखा भी होगा अपने आसपास ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते ही हैं जिनके कुछ अगर पत्ते जो है वो येलो हो जाता है। तो येलो होने की एक वजह तो ये भी है, मतलब बहुत सारी वजह है येलो होने की। एक नाइट्रेट और मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकते हैं अगर रूप में कमी है, सॉइल्स में कमी है। और एक है ये वाली वजह भी कि अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह वेस्ट बिल्डअप हो जाए तो पिगमेंट जो है ना उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे येलो कलर आ जाता है। रिमेंबर दिस येलोइंग इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल एज हैपेंस इन फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस वाली चीज़ नहीं है ये बस अलग से है। सच लीव्स आर जनरली फॉलन फ्रॉम प्लांट्स इन ऑटम सीजन। इन दिस वे लीव्स एक्ट एज ऑर्गन ऑफ दिस एक्सक्रीशन। इस टाइम पर पूरा पूरा ऑर्गन ही एक्सक्रीट हो रहा होता है जो कि लीव्स होता है। ऐसा नहीं है कि लीव्स कुछ एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही एक्सक्रीट हो जाता है। Therefore, such leaves are also called excretophores। इन लीव्स को, पत्तों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। ये चीज़ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये नाम याद रखें ना। दिस इज वाई गार्डनर्स लाइक यूजिंग डीकम्पोज्ड ऑटम लीव्स एज अ मिनरल रिच सोर्स फॉर प्लांट्स। तो जो यार डीकम्पोज लीव्स हैं ये फिर एज अ फर्टिलाइजर भी और एज अ वो यूज होते हैं कि के अंदर ज़्यादा बस मिनरल्स वगैरह होता है, तो वो फिर एज डीकम्पोज्ड उनको यूज करते हैं मिनरल रिच सोर्स के लिए। फिर एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस। स्टेम और ब्रांचेस क्या है और साथ में जो उनकी टहनियाँ सी लगी होती हैं वो भी एक्सक्रीशन करवा रही होती हैं। तो वो कैसे उनकी होती है, तो इसमें बताते हैं some trees deposit unusual chemicals in their branches and trunks, especially in old xylem that is no longer used for water transport। कुछ प्लांट्स में जब पुराने xylem वैसे तो पानी के लिए यूज़ नहीं हो रहे होते, तो वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं किस चीज़ के लिए कि उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं। एबनी ट्रीज जो है, एबनी ट्रीज एक टाइप ऑफ ट्री होती है। वो क्या कहते हैं, दे प्रोड्यूस वेरी डार्क वुड इन देयर सेंटर्स। प्लांट साइंटिस्ट कंसिडर these deposits as waste minerals। Although these wastes are not removed but are dumped in one part of the body as we put the trash in waste bin, however it is still present in the home। तो वो इस तरह से उन्होंने काम बस यही है कि वो वुड को डार्क करते हैं, तो वो एज अ वेस्ट मटेरियल भी यूज होते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट जमा हो चुका होता है, तो उनको अपना हटा के होता है। Excretion through roots। Some plants actively release waste compounds into the soil, almost like using them as chemical weapons against other plants competing for resources। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है competing for resources आई, कि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि बेसिकली कुछ प्लांट्स से होता है कि ऐसे रूट्स फैली हुई होती है ना, ब्रांचेस सॉइल के अंदर फैली हुई होती हैं। तो वो क्या करता है कि वो कुछ वेस्ट कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल वेस्ट हैं, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल हो गया जो कि उनको प्रोड्यूस हो रहा है मगर चाहिए नहीं है, उसको वो सॉइल के अंदर रिलीज करना शुरू करता है। अब वो इसको रिलीज के एज बिना सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उनके केमिकल्स जो है वो वेस्ट मॉलिक्यूल्स से, वो इसलिए भी करते हैं कि वो केमिकल दोनों तरफ फैल जाए, तो जो बाकी प्लांट्स हैं जो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं, ये सेम सॉइल है बहुत सारे ट्रीज का। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक ट्री है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इसकी ये वाली सॉइल पूरा ब्रांचेस हैं। फिर एक ये ट्री है, ये इसकी मल्टीपल ब्रांचेस आ रही है, ये इनकी है। फिर एक और ट्री है इधर से। तो सारे सॉइल तो सेम यूज कर रहे हैं, राइट।
तो अगर ये वाला फॉर एग्जांपल ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जो कि बाकियों के लिए हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज सब लोग एक ही सॉइल यूज कर रहे हैं अपनी अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये वाला जो है, ये वाला बहुत ज़्यादा केमिकल्स वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो ये वाला ट्री क्या करेगा, ये अपने केमिकल कंपाउंड्स को, केमिकल वेस्ट जो था उसको सोइल के अंदर रिलीज करना शुरू कर देगा, ताकि दूसरे रहे ट्रीज वो इस सोइल की जो असल रिसोर्सेज थी वो यूज ना कर पाए। यानी कि उसमें अगर मैग्नीशियम आइंस थे, तो नाइट्रेट आइंस थे, तो वो यूज ना कर पाए, इसलिए प्लांट जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को भी सोइल के अंदर रिलीज करते हैं, ना कि एज अ केमिकल वेपन। ये वो उनके वेपन्स होते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए एक एग्जाम्पल है मतलब इस ट्री की, वो कॉनिफर ट्रीज हैं। कॉनिफर ट्रीज थोड़े से क्रिसमस ट्री की तरह की शक्ल होती है, उनकी लंबे लंबे पत्ते होते हैं उसके। तो कॉनिफर ट्रीज भी ये काम करता है। तो इससे होता क्या है कि अगर आप दूसरे वाले जो है कंप्लीट नहीं करेंगे रिसोर्सेज के लिए, और आप ही अच्छा ज़्यादा रिसोर्सेज देते रहोगे, तो दिस इज वॉट रूट्स डू। यहाँ भी प्रॉपर फुल ऑन वॉट टाइप चीज चल रही होती है कि अच्छा हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छी चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, इस तरह। ठीक है, दिस इज वन। फिर नेक्स्ट है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किसको कहते हैं? ऑस्मोसिस की बात हमने तब भी की थी जब हम प्लांट्स लाइक आई थिंक सेल की बात कर रहे थे, कि बिकॉज सेल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, तो इनके अंदर ज़्यादा अच्छी सी वो हो जाती है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है, यानी कि वो प्लांट अपने अंदर ज़्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं, और टर्जिड होते हैं प्लांट्स, तो फटते नहीं है। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट या ऑस्मो रेगुलेशन हम इसको कहते हैं कि प्लांट अपने वाटर का बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, प्लांट अपने सेल के अंदर, और मतलब इतना हो कि उनके अंदर इनफ बैलेंस हो के वाटर जो है जितना आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, एक इक्वल हो कि सही हर तरह के सोल्यूशन में सही से वो एग्जिस्ट कर पाए, सही से मतलब रह पाए। ठीक है, तो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं बताती हूँ। इसके पे यहाँ से पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट आल्सो नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्लांट्स वे ऑफ मेंटेनिंग द राइट बैलेंस ऑफ वाटर। मेंटेनिंग द राइट बैलेंस ऑफ वाटर। राइट बैलेंस ऑफ वाटर का मतलब ये है कि जितना उस प्लांट को चाहिए उतना मिल रहा हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि अच्छा मैं तो हर रोज प्लांट अपने प्लांट्स को एक एक वाटरिंग कैन देती हूँ, तो ये वाला प्लांट भी एक वाटरिंग कैन पूरा लेगा। नहीं, हो सकता है उसको कम ज़रूरत हो सकता है उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, 2 कैन्स चाहिए हो, किसी को आधे कैन से भी काम चल जाएगा। तो सबकी अपनी नीड से जितनी उसकी बैलेंस चाहिए उसके हिसाब से आप पाएंगे, दैट इज मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। दिस बैलेंस क्रिएट्स 3 डिफरेंट सिचुएशंस। 3 डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई डोंट नो आप लोगों ने ये कंडीशंस पढ़ी हैं केमिस्ट्री में या नहीं, ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक होता है ऐसे। लेकिन हाइपोटोनिक कहते हैं, ये 3 सॉल्यूशंस हैं। इसको ऐसे इमेजिन करो कि लाइक आई गिव यू दिस एग्जांपल में, इस तरह से एक वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो मतलब पानी का कंटेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना सोल्यूट है उसके अंदर। जैसे ये पानी है, ये वाटर है इसका, और इसमें कुछ सोल्यूट्स डले हुए हैं, ठीक है, इस तरह से सॉल्ट सोल्यूशन है फॉर एग्जाम्पल। इतना सोल्यूट है तो उसमें आप कुछ भी डालेंगे, कोई सेल डालेंगे, तो पानी सेल के अंदर मूव कर जाएगा। सही है? क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा, अभी बीकर के अंदर जो ग्लास है आपका, इस ग्लास के अंदर पानी ज़्यादा है और सॉल्ट कम है। ठीक है, ये होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब है, हाइपो मीन्स मतलब कम, मतलब नॉर्मल उतना। तो हाइपोटोनिक के अंदर वाटर ज्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। सोल्यूट मीन्स जो चीज उसके अंदर डिजोल्व हुई भी है। तो हमारा सेल इज इन वाटरी environment with more water and less stuff dissolved in it, and less solute and more water. Water moves into the cell making it swell up and firm. This is what we call turgid. इसके अंदर अगर कोई सेल जाएगा, प्लांट सेल, तो वो टर्जिड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर पानी भर जाएगा, और वो फटेगा नहीं बिकॉज आई सेल वॉल होती है, लेकिन वो स्वेलिंग हो जाएगी उसके अंदर, वो सही अच्छे से पानी अपने अंदर ले लेगा। फिर आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कहते हैं जिसके अंदर पानी कम हो और सोल्यूशन ज्यादा हो, मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। हाँ, इसके लिए ये नाम यूज होता है। दिस वन हाइपोटोनिक इज लिखा है मैंने कि हाइपोटोनिक जो है ये डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसे दिस इज डाइल्यूट, एंड ये वाला है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है कि आपका पानी कम है और जो सोल्यूशन सॉल्ट डाला हुआ है जिसके अंदर मतलब सॉल्यूट्स हैं वो ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर ऐसा कोई सोल्यूशन हो, लिक्विड हो, मतलब वाटर हो, मतलब सॉरी, ऐसा कोई ग्लास हो जिसके अंदर पानी कम हो और सॉल्ट सोल्यूशन ज्यादा, तो अगर उसके अंदर आप पानी ग्लास डालेंगे ना, अपना कोई प्लांट सेल, तो उसके अंदर से, उस सेल के अंदर से पानी निकल के ग्लास के अंदर आ जाएगा, बिकॉज उसके अंदर सेल के अंदर ज्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगी एज कम्पेयर टू द ग्लास ऑफ वाटर।
और इस केस में हम कहते हैं कि सेल हो गया है फ्लैसिड, कि उसके अंदर अब श्रिंक कर गया है वो। इफ अ सेल इन एन एनवायरनमेंट विद लेस वाटर, इसमें क्या है, लेस वाटर एंड मोर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, देन इट हैज इनसाइड एनी सेल सैप के अंदर, सेल सैप से ज्यादा डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हो, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, causing it to shrink and become limp. This is what we call flaccid. Both of these situations, hypotonic and hypertonic, require the plant to make adjustments to keep things in balance. इन दोनों में क्या हुआ, भले डाइल्यूट हो भले कॉन्सेंट्रेटेड हो, प्लांट ने अपने आप को एडजस्ट किया। यानी कि प्लांट क्या कर रहा था, प्लांट होम्योस्टेसिस कर रहा था कि वहां पर ज्यादा पानी है तो ठीक है मैं अपने अंदर ले लूंगा और टर्जिड हो जाऊंगा, यहाँ पर यह कि पानी कम है तो कोई बात नहीं, मैं अपने अंदर का पानी निकाल के बाहर दे दूंगा एंड फ्लैसिड हो जाऊंगा। तो इन दोनों केसेस में प्लांट्स ने होम्योस्टेसिस किया और दोनों में दे डिड एडजस्टमेंट्स टू द प्लांट सेल। फिर है आइडियल सिचुएशन, और आइडियल सिचुएशन कौन सी होती है, आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक में बैलेंस्ड होता है सब कुछ, कि ये इसमें दोनों लाइक सोल्यूशन जो वाटर है वो इक्वल है आपके सोल्यूट्स के मुकाबले में। तो यानी कि जितना 50% वाटर 50% सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट। तो इसमें दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर अ सेल इज व्हेन द वाटर एंड सोल्यूट बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल is just right. In this isotonic situation, there is no net movement of water. No net movement यानी कि ना सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा ना अंदर आएगा, तो in or out of the cell. However, this balance is rarely found in plants' natural environment. हाँ जाहिर है ऐसा असल में उतना मुश्किल से होता होगा ना, बिल्कुल होता ही नहीं होगा इनफैक्ट, कि प्लांट बिल्कुल हर जगह बिल्कुल इक्वल सब चीज़ें चल रही हैं। कभी कभार बाई चांस हो जाए, लेकिन दिस इज वेरी रेयर। ओके, फिर एस्मोटिक एडजस्टमेंट्स क्या हुई, कि एडजस्टमेंट्स कहते हैं कि आपने क्या प्लांट्स ने एडजस्ट किया डिफरेंट उसमें वाटर कंडीशंस के अंदर। Plants are categorized into three groups based on their water availability. हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स कौन से हैं, जो पानी के जो वाटर रिच इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी जिन एरियाज में पानी बहुत ज्यादा है, वाटर रिच इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, दे आर हाइड्रोफाइट्स। नाम में हाइड्रो आ रहा है, मींस वाटर के ज्यादा वाटर है में, इसको हम कहेंगे कैसे आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, तो वो हाइड्रोफाइट्स हैं कि जो प्लांट्स वाटर के अंदर ही रहते हैं वो। फिर मीजोफाइट्स होते हैं। मीजोफाइट्स यानी कि जो थ्राइव वाटर वेयर वाटर इज मॉडरेटली अवेलेबल, यानी कि जो आपके नॉर्मल लैंड प्लांट्स होता है जो कि सही है, कभी कभार वाटर मिल जाता है मॉडरेटली अवेलेबल, ठीक है। मीजोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स होते हैं जो कि जिन्हें कैक्टस की एग्जांपल आ जाती है, कि बहुत ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, बिल्कुल मतलब इनकी बहुत एडाप्टेशन है, डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं बिल्कुल, मतलब इनकी ना बहुत शदीद ड्राइनेस है, पानी कभी कभार मिल गया कभी नहीं मिला, ज़्यादा नहीं मिल रहा कभी मिल गया, तो ऐसे इस होता है। तो ट्रांसफाइरेशन रेट ज़ाहिर है उनके चेंज होंगे, वेरी करेंगे। हाइड्रोफाइट्स में सबसे हाईएस्ट ट्रांसफाइरेशन होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लांट्स पानी के अंदर ही रहते हैं। हाइड्रोफाइट्स हाईएस्ट एंड ज़ेरोफाइट्स लोएस्ट। क्यों हाइड्रोफाइट्स में ज़्यादा होगी, यही चीज़ हमने पहले ऊपर पढ़ते हुए डिस्कस की थी जब हम पास कर रहे थे, ये आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें ये कहा था कि ज़ाहिर है इसमें अलग तरह की ट्रांसफाइरेशन होगी, कि अंदर पानी आके रह ही नहीं रहा अपने अंदर, सारा पानी बाहर निकल जाता है, बिकॉज वो वाटर के अंदर इमर्ज है ना, तो उसको अपने अंदर वाटर स्टोर करके करना ही क्या है, वो फिल्टर चाहिए होगा, पानी वो ले लेगा अपने पास से बाहर से। सो हाइड्रोफाइट्स में हाईएस्ट ट्रांसफाइरेशन होती है, और ज़ेरोफाइट्स जिनको पता है कि कभी इतनी सारा मिनिमम में जाकर पानी मिलेगा, कब जाकर पानी मिले, उनके अंदर सबसे कम ट्रांसफाइरेशन होती है, बिकॉज उनको जितना पानी मिलता है उसको वनीला जान के अपने अंदर रख लेता है, वो कह रहे हैं बस इस अभी मिल गया है तो मिल गया है, हम इसको जाने नहीं दे रहे, तो वो ट्रांसफाइरेशन सबसे कम होगी ज़ेरोफाइट्स के अंदर। Stromatic placement differs. Hydrophytes have them on the upper leaf surface, यानी हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनके स्टोमेटा बिल्कुल लीफ के ऊपर होंगे, क्योंकि उनको मसला नहीं है कि वाटर अंदर आए रहे ना रहे, गैसेस रहे ना रहे, बिकॉज दे लिव इन वाटर, तो उनको उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मीजोफाइट्स ऑन द लोअर सर्फेस, ये अपने प्लांट्स अंदर पढ़े हैं सारे, वो मीजोफाइट्स हैं जिनके अंदर लोअर एंड पर लोअर सर्फेस पर लीव्स की स्टोमेटा थे, और ज़ेरोफाइट्स जिनके सन के स्टोमेटा होते हैं बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से अगेन वाटर या गैस का लॉस नहीं करना चाह रहे होते हैं। Somatic behavior varies. Hydrophytes की stomata open day and night. Stomata उनका open ही रहता है because उनको पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं है. Mesophytes open them during the day and xerophytes open them at night. ज़ेरोफाइट्स रात में क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि रात में स्टोमेटा ऑलरेडी उनकी कम जाएगी ना, तो वो उसमें रहता है कि कम से कम बिल्कुल गैस वगैरह एक्सचेंज हो, ये वाटर रिलीज हो। क्यूटिकल थिकनेस और लीव्स डिफर। ज़ेरोफाइट्स हैविंग द थिकेस्ट, आपने कैक्टस देखा हो तो कैक्टस एलोवेरा वगैरह की इसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उनके बहुत थिक लीव्स के शेल होते हैं, बोलता है बिल्कुल आउटर सर्फेस ग्रीन वाला पार्ट कट अगर आप करेंगे तो फ्लैश तो होता ही है, लेकिन उनकी जो क्यूटिकल है यानी जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, वो भी बहुत थिक होता है, लेकिन उसकी अच्छी खासी मोटी लेयर होती है। और क्यों उसकी वजह यही है कि वो वाटर लॉस बिल्कुल प्रिवेंट करना चाह रहे होते हैं। अगर पतले लीव्स होते हैं, पतली थिकनेस होती है उनकी,
तो वो वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन अगर कम है लाइक ज़ेरोफाइट्स वगैरह में तो बिल्कुल बहुत थिक इज़ क्यूटिकल्स। फिर मीज़ोफाइट्स की बात करें तो मीज़ोफाइट्स में थिनर होता है, थोड़ा पतला होता है, बहुत पतला नहीं होता लेकिन मतलब नॉर्मल होता है, जितना आप लोग अपने आस-पास की प्लांट्स में देख लो, कोई भी प्लांट देख लो, उसमें ऐसे होगा। देन हाइड्रोफाइट्स में तो ऑलमोस्ट बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट नन कि क्यूटिकल बिल्कुल ही पतला ही बिल्कुल ना होने के बराबर उसमें से। Then water storage capacity varies with xerophytes known as succulents storing ample water. Xerophytes ज़रा उनको पानी स्टोर करने की ज़रूरत है, तो वो बहुत अपने अंदर काफ़ी अच्छा खासा पानी स्टोर करके रखती हैं और इसीलिए ज़्यादा succulents प्लांट्स भी कहलाते हैं। और जो वो है आपका कौन सा हाइड्रोफाइट्स, वो उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है, एक ना होने के बराबर, बिकॉज़ उनको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी पानी के अंदर ही रहते हैं, तो उनको हर वक़्त पानी अवेलेबल है, उनको जब पानी चाहिए होगा वो अपने आस-पास। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।